हाय वीवर्स, मेरा नाम ज़ईद चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आपने यकीनन मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जो एसटीपी के बारे में था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था एसटीपी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ब्रॉडकास्ट टर्म क्या होता है, एसटीपी कैसे वर्क करता है, रूट ब्रिज या रूट स्विच क्या होता है, रूट पोर्ट्स क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट का बताया था, ब्लॉक पोर्ट्स और पोर्ट आईडी का डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर सुनने से पहले या ये लेक्चर देखने से पहले ज़रूर देख लें। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एसटीपी की स्टेट्स का, एसटीपी के टाइमर्स का, कन्वर्जेंस एसटीपी की कैसे इंप्रूव की जाती है और एसटीपी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद मेरा तीसरा जो लेक्चर होगा वो परवीलेंट स्पैनिंग ट्री के हवाले से होगा, रैपिड स्पैनिंग ट्री के हवाले से होगा और मल्टीपल स्पैनिंग ट्री के हवाले से होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं एसटीपी की स्टेट्स। एसटीपी जब कन्वर्ज हो रहा होता है तो इन चार स्टेट से गुजर के वो कन्वर्ज होता है। वो कौन सी स्टेट्स हैं चार, वो डिस्कस करते हैं। पहली स्टेट होगी उसकी ब्लॉकिंग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ब्लॉकिंग। दूसरी लिसनिंग, तीसरी लर्निंग, चौथी फॉरवर्डिंग। ये जब चार स्टेट्स कंप्लीट होती हैं तो कंप्लीट कन्वर्जेंस हो जाती है एसटीपी की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लॉकिंग स्टेट को। इब्तदा में जब स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट से स्टार्ट होती है। ब्लॉकिंग पोर्ट ना तो फ्रेम को फॉरवर्ड कर सकती है और ना ही मैक एड्रेस लर्न करने की उसमें सलाहियत होती है। अलबत्ता दूसरे स्विचेस से बीपीडीयू को लर्न कर सकती है, जिससे स्विचिंग नेटवर्क में मौजूद स्विचेस को टोपोलॉजी चेंजेस का पता चलता है। यह आ गई ब्लॉकिंग स्टेट इसकी। इसके बाद आती है लिसनिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट से पोर्ट का स्टेटस लिसनिंग की तरफ जाता है। लिसनिंग स्टेट में जाने के लिए पोर्ट का स्विच पे अप होना या कनेक्टेड होना जरूरी होता है। लिसनिंग स्टेट में पोर्ट ना तो फ्रेम फॉरवर्ड कर सकती है और ना ही मैक एड्रेस लर्न कर सकती है। अलबत्ता लिसनिंग स्टेट में पोर्ट बीपीडीयू को लिसन भी कर सकती है और बीपीडीयू सेंड भी कर सकती है, ताकि रूट ब्रिज, रूट स्विच और डेजिग्नेटेड पोर्ट के इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सके। अगर लिसनिंग पोर्ट रूट या डेजिग्नेटेड नहीं बनती तो ये ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाती है। इसके बाद आता है तीसरा लर्निंग स्टेट। अगर लिसनिंग पोर्ट रूट या डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाती है तो ये इसके बाद लर्निंग में चली जाएगी। ये लर्निंग स्टेट में जाने से पहले फॉरवर्ड डिले का इंतजार करेगी। ये बीपीडीयू को लिसन भी कर सकती है और सेंड भी कर सकती है। लर्निंग स्टेट केम टेबल में मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर देती है, ताहम ये फ्रेम फॉरवर्ड करने की सलाहियत नहीं रखती। इसके बाद आता है फॉरवर्डिंग स्टेट। लर्निंग स्टेट से पोर्ट जो है ना फॉरवर्डिंग स्टेट में जाती है। ये फॉरवर्ड डिले का इंतजार करने के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में जाती है। ये बीपीडीयू को
लिसन भी कर सकती है और सेंड भी कर सकती है। इसमें मैक एड्रेस लर्निंग की सलाहियत के साथ साथ फ्रेम फॉरवर्ड करने की सलाहियत भी होती है। रूट और डेजिग्नेटेड पोर्ट बिला आखिर फॉरवर्डिंग स्टेट में ही जाती हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं, ये होगी हमारी स्टेट्स एसटीपी की। इसके बाद है जनाब एसटीपी टाइमर्स। नंबर 1 आ गया हेलो टाइमर। नंबर 2 आ गया फॉरवर्ड डिले। नंबर 3 आ गया मैक्सेज टाइमर। तो एसटीपी प्रोसेस में 3 टाइमर्स होते हैं जो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए। हेलो टाइमर ये बीपीडीयू भेजने का इंटरवल बताता है। बाय डिफॉल्ट आज 2 सेकंड बाद बीपीडीयू भेजे जाते हैं एसटीपी में। फॉरवर्ड डिले लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में पोर्ट कितनी देर के लिए रहती है, इसको फॉरवर्ड डिले बोला जाता है। इसको लूप के डिटेक्ट और एलिमिनेट करने का डिले भी कहा जाता है। इसको लूप के डिटेक्ट और एलिमिनेट करने का डिले भी कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड होता है। चूंकि पोर्ट 2 फॉरवर्ड डिले लेती है इसलिए टोटल डिले 30 सेकंड है। मैक्सेज टाइमर इसके बाद कितनी देर के लिए स्विच अपने नेबर स्विच से आने वाले बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन रखता है, इसको जाहिर करता है। बीपीडीयू हर 2 सेकंड बाद भेजे जाते हैं। अगर स्विच अपने नेबर स्विच से बीपीडीयू को मैक्सेज पीरियड तक वसूल नहीं करता तो ये बात एज्यूम की जाती है कि टोपोलॉजी चेंज हो गई है। इस सूरत हाल में एसटीपी अपने नेबर्स बीपीडीयू को क्लीन कर देगा। बाय डिफॉल्ट इस टाइमर की वैल्यू 20 सेकंड होती है। अगर मैं समरी टाइमर्स की बयान करूं तो ब्लॉकिंग स्टेट में पोर्ट 20 सेकंड रहेगी। इसके बाद लिसनिंग स्टेट में भी 20 सेकंड रहेगी और लर्निंग स्टेट में लिसनिंग स्टेट में 15 सेकंड और लर्निंग स्टेट में भी 15 सेकंड। तो तकरीबन एसटीपी का कन्वर्जेंस टाइम तकरीबन 50 मिली सेकंड हो जाता है। तो एसटीपी कन्वर्ज तकरीबन 50 सेकंड्स में होता है। अच्छा, काफ़ी इन्वायरमेंट में जो है ना इतना कन्वर्जेंस टाइम एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो एसटीपी की कन्वर्जेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं या वो कौन से फीचर्स हैं जिससे एसटीपी की जो है ना कन्वर्जेंस इम्प्रूव होती है। तो एसटीपी इम्प्रूविंग, इसको मैं लिखता हूँ इम्प्रूविंग एसटीपी कन्वर्जन। अच्छा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इन्वायरमेंट 30 से 50 सेकंड का डाउन टाइम एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो एसटीपी क्या करता है कि इम्प्रूवमेंट के उसमें कुछ फीचर्स हैं जो यूज़ करता है एसटीपी। उनमें एक पहला है, उसको कहते हैं पोर्ट फास्ट। दूसरा है अपलिंक फास्ट और तीसरा है बैकबोन फास्ट। अपनिंग फास्ट पोर्ट फास्ट, अपनिंग फास्ट पोर्ट और बैकबोन फास्ट पोर्ट।
बैकबोन फास्ट पोर्ट। अच्छा, पोर्ट फास्ट क्या होता है? पोर्ट फास्ट जो है वो एसटीपी स्टेट्स को बाईपास कर देता है। जब पोर्ट फास्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये एसटीपी स्टेट्स को बाईपास कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉकिंग स्टेट में जो पोर्ट होती है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में फ़ौरन आ जाती है, और तकरीबन 30 सेकंड का 30 सेकंड का जो डिले है वो बच जाता है। तो ये ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आ जाती है, और 30 सेकंड का जो है ना डिले जो है ना उससे वो बच जाता है। जो पोर्ट फास्ट होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ होस्ट के साथ जो कनेक्टेड पोर्ट्स होती हैं ना उनके ऊपर की जाती है, क्योंकि होस्ट के साथ जो पोर्ट्स होती हैं उनको वो एसटीपी प्रोसेस में उनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि होस्ट एसटीपी को नहीं समझते। तो उनको जो है ना क्या किया जाता है, पोर्ट फास्ट बनाया जाता है जो होस्ट के साथ या वर्चुअल मशीन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो पोर्ट फास्ट एसटीपी को डिसेबल नहीं करता पोर्ट के ऊपर, बल्कि ये एसटीपी के कन्वर्जेंस को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो पहले टेक्निक जो इसके कन्वर्जेंस को इम्प्रूव करती है उसको कहते हैं पोर्ट फास्ट। दूसरी है अपलिंक फास्ट। बाज़ औक़ात एक स्विच के ऊपर मल्टीपल अपलिंक होते हैं। ठीक है, अगर स्विचर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपस में तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि उनके बीच में, अगर लेट्स सपोज दो स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो उन दो स्विचेस को जो है ना कि दो पोर्ट्स पे कनेक्टेड है अगर, तो दोनों पोर्ट्स को जो है ना LACP या ईथर चैनल या ईथर ट्रंक का पार्ट बनाना चाहिए, उनके ऊपर STP नहीं। ये बेहतर रिकमेंडेड अप्रोच होती है। अगर लेट्स सपोज उनके ऊपर ईथर चैनल या ईथर ट्रंक नहीं बनाया हुआ, तो STP चल रहा है, तो STP क्या करेगा, एक पोर्ट को जो है ना ब्लॉक में कर देगा और एक को फॉरवर्डिंग स्टेट में कर देगा। लेट्स सपोज एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं इसके ऊपर। इस पे मैं जो है ना एक स्विच ये बना लेता हूँ, एक स्विच ये बना लेता हूँ। ये मेरा रूट स्विच है, रूट स्विच, और ये मेरा रूट स्विच वो A है, और इसको मैं कह देता हूँ स्विच B कह देता हूँ। ठीक है जी, ये स्विच B है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर ये ऐसे कनेक्टेड हैं तो इनको ईथर चैनल बना लें तो लूप वगैरह का वो लॉजिकली एक ही लिंक बन जाएगा दोनों पोर्ट्स का। ठीक है, तो उसमें लूप का खदशा नहीं रहता। लेट्स सपोज ये कनेक्टेड हैं, और इस पोर्ट का नाम मैं लिख देता हूँ गिग 2/23 है, और ये है गिग 2/24। ठीक है जी, जो ही STP चलाएंगे तो पोर्ट नंबर जो है ना 2/24 ज़्यादा पोर्ट ID की बेस के ऊपर वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। और जब किसी वजह से लेट्स सपोज ये 2/23 डाउन हो जाती है, तो सर्वर्स 2/24 पे शिफ्ट होने में तकरीबन 30 से 50 सेकंड ले लेगी। पूरा कन्वर्जेंस इसकी जो है ना 30 से 50 सेकंड में होगी। ठीक है, तो जो क्रिटिकल सर्वर्स जहाँ होती है उसके इन्वायरमेंट में ये चीज़ अफोर्ड नहीं हो सकती। तो अपलिंक अगर आपने STP चलाया हुआ है तो अपलिंक फास्ट पोर्ट आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी इस केस में। तो वो अपलिंक फास्ट जो है ना वो ब्लॉकिंग पोर्ट को जो है ना स्टैंड बाई स्टेट में रख देती है। ठीक है ना, अगर रूट पोर्ट डाउन हो जाए किसी भी वजह से तो ब्लॉकिंग पोर्ट फौरन जो है ना फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाएगी। तो समरी क्या है कि अपलिंक फास्ट पोर्ट क्या करती है,
डायरेक्टली कनेक्टेड स्विचेस में इसका इस्तेमाल है। और ये जो है ना, अगर रूट पोर्ट डाउन हो जाती है तो ये, क्योंकि एज ए स्टैंड बाई पोर्ट होती है, तो ये फॉरवर्डिंग स्टेट में फौरी चली जाती है जब जो है ना आपकी मेन या रूट पोर्ट डाउन होती है। इसके बाद आता है तीसरी इसकी जो है ना टाइप, वो है बैकबोन फास्ट पोर्ट। बैकबोन फास्ट पोर्ट फास्ट कन्वर्जेंस डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स फेल होने की सूरत में देती है। सॉरी अपनिंग फास्ट पोर्ट डायरेक्टली फास्ट कन्वर्जेंस डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स की जब फेल होती हैं देती है, जबकि बैकबोन फास्ट पोर्ट अगर एसटीपी टोपोलॉजी में इनडायरेक्ट फेलियर हो जाए तब फास्ट कन्वर्जेंस देती है। तो इनडायरेक्टली जब पोर्ट्स कनेक्टेड होती हैं आपस में, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं होती, एक टोपोलॉजी बनी हुई है जिसमें 4 या 5 स्विचेस हैं, इसकी डायग्राम बनाने से थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसमें इसको मैं थोड़ा सा क्विकली करना चाह रहा हूँ। तो दोनों स्विचेस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं तो बैकबोन फास्ट पोर्ट जो है ना वो जो है ना फास्ट कन्वर्जेंस दे देगी। तो ये भी टेक्निक यूज़ की जाती है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा है टॉपिक, वो है प्रोटेक्टिंग एसटीपी। एसटीपी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एसटीपी बेसिकली इन दो वजूहत की बुनियाद पर प्रोटेक्टेड नहीं होता, ये प्रोटेक्टेड कंसीडर नहीं किया जाता। एसटीपी जो टोपोलॉजी बिल्ड करता है वो अपने नेबर के स्विचेस के बीपीटीयू को रिसीव करके करता है। एसटीपी जो टोपोलॉजी बिल्ड करता है वो अपने नेबर के स्विचेस के बीपीटीयू को रिसीव करके करता है। और दो दो पहली ये वजह, दूसरी रूट ब्रिज जो लोएस्ट ब्रिज आईडी की बुनियाद पे इलेक्ट होता है। रूट ब्रिज लोएस्ट ब्रिज आईडी की बेस पे इलेक्ट होता है। तो कोई भी हैकर जानबूझकर अगर लो प्रायोरिटी वाला स्विच नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट या कनेक्ट कर दे और वो रूट ब्रिज बन जाए, जिससे क्या होगा कि एसटीपी की कन्वर्जेंस दोबारा होगी, रिकन्वर्ज होगा, जिसके नतीजे में नेटवर्क अनस्टेबल हो जाएगा और फ्लैप होता रहेगा। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं प्रोटेक्शन के। उसको क्या कहते हैं जी, एक का नाम है जनाब रूट गार्ड, फर्स्ट मेथड। फिर उसके बाद आता है बीपीडीयू गार्ड, और थर्ड है बीपीडीयू फिल्टरिंग। अच्छा, ये जो तीनों तरीके हैं ये पर पोर्ट बेसिस पे कॉन्फ़िगर होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के ऊपर ये डिसेबल होते हैं। इन तीनों में से सिर्फ मैं आपको रूट गार्ड के हवाले से डिस्कस करूंगा, बाकी दोनों तरीके आपने खुद स्टडी करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आती या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं या रहनुमाई ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके साथ रूट गार्ड की, ठीक है, रूट गार्ड को डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, रूट गार्ड किसी भी अनऑथराइज स्विच को रूट स्विच बनने से रोकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट गार्ड किसी भी अनऑथराइज स्विच को रूट स्विच बनने से रोकता है। वो स्विच जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप जिसको जानते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर रूट ब्रिज की इस पोर्ट पे जिस पे रूट गार्ड इनेबल होता है, अगर रूट ब्रिज की उस पोर्ट पे जिस पे रूट गार्ड इनेबल होता है सुपीरियर बीपीडी रिसीव होता है, तो क्या होता है कि तो पोर्ट रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाती है। जब भी हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे
तो अगर सुपीरियर पोर्ट के ऊपर जब हम ये कॉन्फ़िगर तो सुपीरियर बीपीडीयू उस पोर्ट के ऊपर रिसीव होगा, तो पोर्ट किस में चली जाएगी, रूट इनकॉन्सिस्टेंट स्टेट में चली जाएगी। इस स्टेट में पोर्ट जाने के बाद कुछ ही देर बाद जो है ना वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी और फ्रेम को फॉरवर्ड करना बंद कर देगी। जो ही फ्रेम को फॉरवर्ड करेगी, लेकिन बीपीडीयू को लिसन करने की उसके पास सलाहियत रहेगी। जो ही सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होना बंद हो गया तो पोर्ट नॉर्मल एसटीपी स्टेट में आ जाएगी। तो इस तरह से रूट गार्ड क्या करता है कि किसी भी और स्विच को जो है ना रूट स्विच बनने से रोकता है। इसके बाद आता है जनाब, इसके साथ आज का लेक्चर तो मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन अगला लेक्चर जो एसटीपी का थर्ड लेक्चर होगा पारविलियन स्पिनिंग ट्री के हवाले से होगा, रैपिड स्पिनिंग ट्री के हवाले आरएसटीपी के हवाले से होगा और मल्टीपल स्पिनिंग ट्री के हवाले से होगा। ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।